लोग तब हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं जब वो बीमार पड़ते हैं। 90% लोग। हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस ऐसी चीज है, इन्वेस्टमेंट से भी पहले जो हम बात करते हैं ना, लोग SIPs करते हैं या जो मार्केट में आना चाहते हैं, जो लाइफ की पहली इन्वेस्टमेंट होती है ना, वो इंश्योरेंस है। क्योंकि जब तक आपने अपने आप को प्रोटेक्ट ही नहीं किया तो आप रिस्क कैसे ले पाएंगे। रिस्क लेने के लिए आपको प्रोटेक्शन चाहिए। आपने 15 लाख की वेल्थ बनाई, आपने मार्केट में कॉर्पस बनाया, आपने फंड जोड़ा, एक हेल्थ इमरजेंसी आई, आपका 15 लाख चला गया, आप सारा मेहनत और सब कुछ फेल। आप तो हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म जो है वो सबसे बेसिक इन्वेस्टमेंट है, पार्ट ऑफ द लाइफ है। उसको ना लोग कॉस्ट ऑफ एक्सपेंस में ही लेना चाहिए। जैसे हमें हर चीज जरूरी है, वो भी जरूरी है हमारे लिए। कौन सी ऐसी है मार्केट्स आज के टाइम में जो इलीगल है लेकिन फिर भी इंडिया में चल रही है? फॉरेक्स है। ओके। लोग कलर ट्रेडिंग कर रहे हैं। कलर ट्रेडिंग इंडिया में 10 से 15 लाख लोग कर रहे हैं और वो लिटरली आप कह सकते हैं जुआ है। ओके। आप कैसे गैस कर सकते हैं कि एक ऐप में ये कलर आएगा और उस पे लोग पैसा लगा रहे हैं, अच्छा खासा लगा रहे हैं। क्यों? विनिंग रेशियो ज्यादा है, 1:10 कर रखा है, 1:15 है। उनको लगता है एक बार करेंगे, 10 बार भी लॉस हुआ, 11वीं बार ठीक हुए तो कवर हो जाएगा। बट वो पीछे तो एल्गोरिदम है ना, वो तो ऑड्स पे चलता है। कितने ऑड्स आए हैं उस हिसाब से उन्होंने बैटिंग सेट कर देनी है। कैसीनो ऑलवेज विंस। हम स्टॉक मार्केट जो करते हैं हम रिसर्च एनालिसिस बेस पे करते हैं। उसके पीछे बैक टेस्ट है, कंपनीज है जिसके पीछे हम पैसा लगा रहे हैं। पास्ट पता है, प्रेजेंट पता है, फ्यूचर गोल्स भी पता है। डेटा ड्रिवन है, रिसर्च है, एनालिसिस है, फंडामेंटल्स है, ग्रोथ है। बट जुए में क्या है? कुछ भी नहीं। प्रोबेबिलिटी, उसमें हमारी प्रोबेबिलिटी है 50-50। रिसर्च एनालिसिस के साथ हमारी प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 80-20 होती है कि 80% तो ये ठीक जाएगा, 20% कोई भी चीज मिस हैपनिंग हो सकती है। जैसे कोविड आया था, किसी को भी नहीं पता था, तो वो जुआ नहीं हुआ ना, वो हमारी रिसर्च एनालिसिस है। तो इसे जुआ फिर क्यों कह देते हैं लोग? जुआ कह देते हैं जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, जिनको यह कि हमने 10,000 का ऑप्शन लिया और वो 50,000 होना चाहिए 2 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर। बट लॉस क्या है? वो 10,000 का ऑप्शन 0 भी हो सकता है। उसकी एक टाइम लाइन है, वो मंथली में एक्सपायर हो ही जाएगा। तो अगर वो उनके वे में नहीं गई मार्केट तो वो खत्म हो जाएगा। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। कैसे हैं आप? ऑल गुड मैम। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के पॉडकास्ट में। थैंक यू। सबसे पहले मैं बात करूँ स्टॉक मार्केट, राइट? इसके काफी कहा जाता है कि ये स्कैम मार्केट है, काफी इसको पॉजिटिव वे में लेते हैं, लेकिन आप इस इंडस्ट्री में कैसे आए? मेरे को ये इंडस्ट्री में लेके आया कोविड। ओके। फ्रॉम द डे कोविड लगा, उससे काम सारे बंद हो गए। सिर्फ मैंने ये ऑब्जर्व किया कि क्या क्या चीजें अभी जो है वर्किंग हम कर सकते हैं। जी। एक हमारा FMCG सेक्टर चल रहा था, राशन। एक हमारा फार्मा चल रहा था। तीसरा मेरे को लगा कि स्टॉक मार्केट डेली चल रही है, चाहे नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है, बट वो रनिंग में काम है। FMCG एकदम कर नहीं सकते, फार्मा के लिए लाइसेंसेस चाहिए, तो स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट हुआ। तो उस दिन से कोविड से नेक्स्ट डे मेरी जो लॉकडाउन लगा था वो एंट्री थी मेरी मार्केट के अंदर। ओके। हम बात करें स्टॉक मार्केट की, तो इसे लोग ना जुआ भी कह देते हैं। तो क्या डिफरेंस है जुए में और स्टॉक मार्केट में? मेजर जो डिफरेंस है ना, हम स्टॉक मार्केट जो करते हैं हम रिसर्च एनालिसिस बेस पे करते हैं। उसके पीछे बैक टेस्ट है, कंपनीज है जिसके पीछे हम पैसा लगा रहे हैं। अगर किसी भी एक कंपनी को बाय कर रहे हैं तो हमें उसकी पास्ट पता है, प्रेजेंट पता है, फ्यूचर गोल्स भी पता है। डेटा ड्रिवन है, रिसर्च है, एनालिसिस है, फंडामेंटल्स है, ग्रोथ है। बट जुए में क्या है? कुछ भी नहीं। प्रोबेबिलिटी, उसमें हमारी प्रोबेबिलिटी है 50-50। रिसर्च एनालिसिस के साथ हमारी प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 80-20 होती है कि 80% तो ये ठीक जाएगा, 20% कोई भी चीज मिस हैपनिंग हो सकती है। जैसे कोविड आया था, किसी को भी नहीं पता था, बिल्कुल। तो वो जुआ नहीं हुआ ना, वो हमारी रिसर्च एनालिसिस है। जी, तो इसे जुआ फिर क्यों कह देते हैं लोग? जुआ कह देते हैं जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं। ओके। जिनको यह कि हमने 10,000 का ऑप्शन लिया और वो 50,000 होना चाहिए 2 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर। बट लॉस क्या है? वो 10,000 का ऑप्शन 0 भी हो सकता है। उसकी एक टाइम लाइन है, वो मंथली में एक्सपायर हो ही जाएगा। तो अगर वो उनके वे में नहीं गई मार्केट तो वो खत्म हो जाएगा। जी। अगर मैं बात करूँ, ये काफी रिस्की रहती है मार्केट, लेकिन हमारे देखे दुनिया के जितने भी अमीर लोग हैं, फिर वो इसमें कैसे पैसा बना ले? वो लॉन्ग टर्म पेशेंस रखते हैं, वो रिस्क को मैनेजमेंट करके रखते हैं। उनको पता है हमने एसेट्स बिल्ड करनी है, वो मार्केट के साथ साथ अदर एसेट्स में भी डाइवर्सिफाई करते हैं। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो गए, आपका गोल्ड हो गया, आपका खाली इंडियन मार्केट नहीं, US मार्केट में भी वो लोग करते हैं प्रेफर। तो ये चीजें वो जो है डाइवर्सिफाई करते हैं और पेशेंस होता है। ओके। अभी किसी ने, मान लो 2020 की हम बात करें, जब मैंने एंट्री करा को, तो 2020 में जब किसी ने इन्वेस्टर होगा
उसने होल्ड करा होगा, पेशेंस रखा होगा। वहीं जो हमारे रिटेल ट्रेडर हैं वो पैनिक में आके सेल कर गए तो लॉस हुआ। वहां से अगर आज देखे तो निफ्टी 1.5 टाइम से भी ज्यादा हो रखी है। सो अगर हम बात करें स्टॉक मार्केट की, तो इसमें क्या है कि जो हमारी फॉरेन कंट्रीज है वहां पे तो काफी लोग हैं स्टॉक मार्केट में डील करते हैं, लेकिन जो इंडिया है कंपैरिजन में मार्केट में देखें तो वो काफी कम % लोग हैं जो इसमें डील करते हैं। चाहे वो अवेयरनेस की कमी है, चाहे कुछ भी, उन्होंने इसके बारे में पता ही नहीं है। तो आप आसान लफ्जों में कैसे समझाएंगे कि स्टॉक मार्केट असल में है क्या? अपने इंडिया में हमें पेरेंट्स से क्या गाइडेंस मिलती है शुरू से कि घर बनाओ, जॉब करो, सरकारी नौकरी या प्राइवेट भी करो, नौकरी करो, गाड़ी हो, अच्छी लाइफ जी रहे हो बस जी, और सेविंग करो। हाँ जी, इन्वेस्टमेंट मत करो, सेविंग करो। हमारे पेरेंट्स जो है बहुत गाइडेंस देते हैं शुरू से। उन्होंने एक टाइम देखा है तब सेविंग्स के मैटर होता था। उस टाइम पे शायद एफडी के इंटरेस्ट रेट्स भी बहुत हाई होते थे, आज की डेट में बहुत कम है, इन्फ्लेशन से भी कम है, इतना बीट करते हैं। तो अब जो है इन्वेस्टमेंट अवेयरनेस फैल रही है, बहुत ज्यादा डीमेट अकाउंट खुल रहे हैं, ग्रोथ हो रही है, मंथली बहुत एसआईपीज आ रही हैं। बट पहले के सिनेरियो में क्या है, हमारे स्कूल्स में कोई अवेयरनेस नहीं थी इन्वेस्टमेंट को लेके। स्टॉक मार्केट कहीं पढ़ाया ही नहीं जाता। अब कॉमर्स स्टूडेंट को भी नहीं पढ़ाया जाता कि आप इन्वेस्टमेंट में जाइए, सिर्फ उनको बताया जाता है शेयर्स के हैं, डिबेंचर्स के हैं सिलेबस में, बट इन्वेस्टमेंट की जर्नी किसी को भी नहीं पता। बिल्कुल। वो एमबीए फाइनेंस में जाके कोई जब जाएगा तो जाके कहीं देखेगा कि हाँ इन्वेस्टमेंट कर। तो कहीं ना कहीं ये सब्जेक्ट होना चाहिए ना स्कूल्स में, हमें पढ़ाना चाहिए। पेरेंट्स को भी बच्चों से डिस्कस करना चाहिए इस चीजों पे, और स्कूल्स में भी होना चाहिए, कॉलेजेस में होना चाहिए। बिल्कुल। एक अवेयरनेस कैंपेन होना चाहिए। अब तो गवर्नमेंट बहुत अवेयरनेस फैला रही है, इसमें बहुत बेनिफिट है। हमारे फ्लोज बहुत बढ़ रहे हैं। इवन एफआईआईज भी अगर सेलिंग करते हैं हमारे फॉरेन इन्वेस्टर भी, तो इंडियन इन्वेस्टर बहुत प्रोटेक्ट कर रहा है मार्केट को इस टाइम में। बट पार्टिसिपेशन बहुत लो है, 2 से 3%, मैक्सिमम 4% इतना ही है। सो अगर मैं बात करूं, आपने अभी सेविंग्स की बात की कि हमारे पेरेंट्स फोकस होता था सेविंग पे, एफडी वगैरह हमारी काफी होगी, तो रियल में क्या वो पैसा वहां पे रखना एफडीज में, सेविंग अकाउंट्स में ठीक है, कि आपको लगता है कि बस घिसता ही रहता है? रखना चाहिए, बट सिर्फ एक इमरजेंसी फंड, 6 मंथ्स 12 मंथ्स पीरियड का एक इमरजेंसी फंड। अगर उसके बाद आप उस पैसे को इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं तो आप उस पैसे को इरोड कर रहे हैं। आप मान के चलिए सेविंग्स में 2-3% आता है रिटर्न, एफडी में 6% आ जाएगा, सीनियर सिटीजन में 7% आ जाएगा। 7-7.5% तो हमारा इन्फ्लेशन ही है, तो वो तो माइनस में रिटर्न हो गया आपका। 6% तो एफडी में आपने लिया और 7% बढ़ गया, पैसे की वैल्यू कम हो रही है। जैसे ये इन्फ्लेशन है, तो इन्फ्लेशन कैसे जो एफडीज वगैरह हैं, सेविंग अकाउंट के जो पैसे होते हैं, कैसे इनको वेस्ट कर रहे हैं हमारे? अगर हमारे पास सपोज 1 लाख रुपए आज, और कोई चीज हमने 5 साल के लिए एफडी कर दी, वो 1,35,000 रुपए हमारे एफडी में बन गए। बट उस 1 लाख की चीज की जब आप कॉस्ट देखेंगे ना 5 साल बाद, वो 1,40,000 होगी। बिल्कुल। तो आपको अगर वही चीज परचेज करनी है तो आप तो 5,000 माइनस में हो गए। और अगर परसेंटेज टर्म में भी देखें तो 6.5% है, और वहां 7-7.5% की इन्फ्लेशन है जी, तो वो कवर ही नहीं कर सकती उसको। लेकिन बात फिर ना वहीं घूम फिर के आ जाते हैं, जैसे आपने भी बताया था कि 2% तक ही आते हैं, चाहे अवेयरनेस हो भी रही है, लेकिन लोग आना नहीं चाहते। मतलब वो कहीं ना कहीं से सेफ जोन में रहना चाहते हैं, उनको लगता है ये सेफ जोन है। तो क्या ये एक रिस्क नहीं हो गया सेफ जोन में भी रहना आज के टाइम में? बहुत बड़ा रिस्क है मैम। अगर आप इमरजेंसी फंड के अलावा अपने पैसे को काम पे नहीं लगा रहे, आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, तो आप फ्यूचर के लिए नहीं प्रिपेयर्ड हो रहे हो। आपको फ्यूचर के लिए वेल्थ प्रिपेयर करनी है। जरूरी नहीं हर एक के पास एक लमसम सेविंग अमाउंट भी है। जो सैलरीड है या किसी की फिक्स 50,000 इनकम है, वो 5-10 हजार रुपए की एसआईपी करे जी। एसआईपी नहीं करनी तो ईटीएफ्स में लगा ले। ईटीएफ आपका एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, वो बिल्कुल एज जैसे आपका निफ्टी चलता है वैसे आप ईटीएफ ले सकते हो। 500 रुपए से भी आप बाय कर सकते हो उसको, तो आप उसमें लगा लो। बिल्कुल। तो वो आपका जो ओवरऑल है, निफ्टी की भी अगर मैं बात करूं, पिछले 5 साल का डाटा टिल डेट आज तक निफ्टी ने 99% रिटर्न दिया, यानी 5 साल में उसने पैसा डबल किया है। तो 5 साल में अगर निफ्टी डबल कर रहा है, आप रिस्क में जाओ मत, स्टॉक्स में मत जाओ, आप सिंपल इंडेक्स में प्ले करो। तो अभी आपने निफ्टी के बारे में ही बताया है, तो बेसिकली यही अगेन अवेयरनेस की बात आ गई। तो निफ्टी होता क्या है, और अगर ये 5 सालों में इतना हमें दे रहा है, इसमें रिस्क नहीं है, तो लोग नेगेटिव क्यों हो जाते हैं इसको लेके? निफ्टी जो है हमारा टॉप 50 कंपनीज जो इंडिया की है, उसका एक सम है। ओके। इसमें सेफ प्ले इसलिए है कि अब आप कहेंगे कि टॉप 50 है, अगर 2 ने परफॉर्म नहीं किया तो कैसे होगा।
बट जैसे ही वो परफॉर्म नहीं करेंगी तो अगली जो कंपनीज है परफॉर्म करने वाली वो निफ्टी 50 का पार्ट बन जाती हैं। ओके। प्लस पॉइंट ये है आपका सेफ रहने के लिए। सेकंड पॉइंट ये है कि अब ट्रेडिंग में जो लोग डरते हैं वो निफ्टी के फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शंस में 94% लोग लॉस करते हैं, 93 to 94%, जो कि सेबी का डाटा है। ओके। सिर्फ 6 से 7% लोग हैं जो कमा रहे हैं। तो वो रिस्क इसीलिए है ना, उनको लगता है कि हम लॉसेस कर रहे हैं। लॉसेस क्यों कर रहे हैं? एजुकेशन की अवेयरनेस है। आप अगर कोई ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, मोस्टली ऑप्शन बायर होंगे, ऑप्शन सेलर बहुत कम होंगे। ऑप्शन बायर से आप पूछोगे आपने ऑप्शन बाय क्यों किया, क्या डाटा है, कुछ नहीं, बैक टेस्ट ही नहीं है कि क्यों किया। बस ये 10,000 का लिया, 12,000 का बेचा, 2,000 हो गए। रिटर्न की एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है। अप्रोक्सीमेटली जो हर बंदा चाहता है वो 20 से 30% मंथली रिटर्न चाहता है। ओके। जबकि जो मार्केट है सेफ में 1.5 से 2-3% रिटर्न बहुत ज्यादा होता है। ये भी अच्छे ट्रेडर या अच्छे इन्वेस्टर निकाल पाते। वॉरेन बफे है वर्ल्ड के सबसे बड़े इन्वेस्टर, उनका CAGR 17-18% है सारी लाइफ का। तो 1.5-2% तो वही कमा रहे हैं हम। सो अगर मैं बात करूं कि जब मार्केट गिर जाती है तो काफी लोग पैनिक कर जाते हैं और बेच देते हैं, अपने शेयर्स होते हैं, स्टॉक्स होते हैं, तो क्या ये सही चीज है कि यही यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी होती है? अपॉर्चुनिटी होती है। जो लोग पैनिक करते हैं वो ही लॉस उठाते हैं। आप एक सिंपल सा एग्जांपल लीजिए, हम अमेजोन में शॉपिंग कब करते हैं? जब डिस्काउंट, सबसे अच्छा सेल चल रही होती है। गोल्ड कब खरीदते हैं? जब गोल्ड सस्ता मिल रहा हो। तो सेम मार्केट है ना, जब आपको सस्ता मिल रहा है आपको तब भर के बाइंग करनी चाहिए। आपको अपनी SIPs आप कर रहे हैं या आपकी जो बाइंग कैपेसिटी है आपने तो उसको डबल करिए उस टाइम पे। तो ओके। जब भी मार्केट आपको 15 से 20% का भी मौका देती है वो बहुत अच्छा मौका होता है। लास्ट जो मौका दिया था मार्केट ने, रशिया यूक्रेन वॉर हुआ था, तब 15% मार्केट क्रैश हुआ था। लोगों को लगा था 30 हो जाएगा, वो जब 15 से रिवर्स कर गया। जिनको मौका मिला उन्होंने बाइंग ले ली। तो अगर मैं बात करूं बिगनर्स है तो वो कौन सी मिस्टेक्स करते हैं इस मार्केट में? सबसे बड़ा तो मैम लैक ऑफ नॉलेज। लैक ऑफ नॉलेज से वो गलत ट्रेड लेंगे, गलत स्टॉक सिलेक्ट करेंगे, तो अल्टीमेटली वो लॉस रहेगा ही रहेगा। और सबसे मेन चीज है कि पहले दिन से ही मोस्टली लोग ना फ्यूचर ऑप्शंस करते हैं। ओके। या इंट्राडे करेंगे, कैश ट्रेडिंग नहीं करते। लेवरेज लेना ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आपने 100x पे ऑप्शन लेवरेज लेके उठा लिया। आपने 10,000 की चीज ली है ऑप्शन, लेकिन वो माल कितने का? वो माल 18 लाख का है। तो अगर आपका लॉस होगा वो 18 लाख के हिसाब से चलेगा, वो 10,000 के हिसाब से नहीं चलेगा। तो जैसे ही वो डाउन हो गया वो आपकी पोजीशन लिक्विडेट हो जाएगी, क्योंकि आपके पास इतना फंड ही नहीं है। अगर यही आपने कैश में लिया हो तो आप बैठ सकते हैं। अब कैश का ही मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। अगर निफ्टी आज की डेट में 26,000 पे किसी ने बाय करा, क्रैश आएगा, 10,000 पे आ जाए, 15,000 पे आ जाए, आप और बाएंगे। अल्टीमेटली तो ऊपर ही जाना है ना मार्केट ने, तो आप लॉस में कैसे जाएंगे? बिल्कुल। आप लॉस में जा ही नहीं सकते हो, क्योंकि वो जब तक माइनस पूरा नहीं हो, आपको टाइम चाहिए। आपको टाइम लेना पड़ेगा, पेशेंस देना पड़ेगा, तो वेल्थ बनती है। जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने बहुत लॉन्ग टर्म 20-20, 15-15 साल, 25-25 साल होल्ड किए हैं। वो गेन मिलता है रिटर्न में। और कहीं ना कहीं लोग फास्ट मनी देख के ल्योर हो जाते हैं, जहाँ फिर उन्होंने सिर्फ वो प्राइस देखना, वो मनी नंबर सारे देखने होते हैं, लेकिन वो बैक एंड पे पेशेंस नहीं देखते, कितना टाइम लगा है वहां तक आने का वो नहीं देखते। ये सारी चीजें, नंबर्स तो आजकल डिजिटली आप AI से भी बना लो। हाँ, बहुत से लोग मार्केट में ऐसे हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। इन्फ्लुएंसर्स है वो AI जनरेटेड और डेमो अकाउंट्स बनाते हैं। और एक आपको बताता हूँ बात की, दुबई की एक गाड़ी है, वो एक ही नंबर की गाड़ी है और वो सब इन्फ्लुएंसर दिखा रहे हैं। ओके। कि हमारे पास है, हमारे पास है, हमारे पास है। कुछ जो मार्केट के अच्छे लोग हैं उन्होंने बहुत क्लैरिटी से जाके दिखाया कि ये रेंट पे ले रहे हैं। सिर्फ आपको अपना डेबिट कार्ड स्वाइप करना है, डेबिट कार्ड की डिटेल देनी है, आपको किराए पे मिल जाती है वो गाड़ी। तो शो ऑफ कर रहे हैं इन्फ्लुएंसर का, उसका कोई बेनिफिट ही नहीं है। ओके। रियल चीज आपको सीखनी है तो आपको जो है नॉलेज लेनी ही पड़ेगी मार्केट की, और वो नॉलेज विद टाइम ही आएगी, अदरवाइज नहीं आ सकती। आप बीटेक की डिग्री करते हो, 4 साल लगते हैं आपको, तो मार्केट 2 दिन में तो नहीं सीख सकते आप। बिल्कुल। सो अगर मैं बात करूं, अभी आपने स्कैम की भी बात की, राइट? हम फास्ट मनी का तो चलो काफी पता ही है, तो कौन सी ऐसी कंपनीज है, कौन सी ऐसी है मार्केट्स आज के टाइम में जो इलीगल है लेकिन फिर भी इंडिया में चल रही हैं? फॉरेक्स है। ओके। लोग कलर ट्रेडिंग कर रहे हैं। कलर ट्रेडिंग इंडिया में 10 से 15 लाख लोग कर रहे हैं, और वो लिटरली
आप कह सकते हैं जुआ है। ओके। आप कैसे गैस कर सकते हैं कि एक ऐप में ये कलर आएगा, और उस पे लोग पैसा लगा रहे हैं और अच्छा खासा लगा रहे हैं। क्यों? विनिंग रेशियो ज्यादा है, 1:10 कर रखा है, 1:15 है। उनको लगता है एक बार करेंगे, 10 बार भी लॉस हुआ, 11वीं बार ठीक हुए तो कवर हो जाएगा। बट वो पीछे तो एल्गोरिदम है ना, वो तो ऑड्स पे चलता है। कितने ऑड्स आए हैं उस हिसाब से उन्होंने बैटिंग सेट कर देनी है। कसिनो ऑलवेज विंस। यस। सो अगर मैं बात करूं, ये कहीं ना कहीं से इलीगल है, और ऐसी बात नहीं है कि इंडिया अभी डेवलप नहीं है, ज्यादा ही वैसा है। तो गवर्नमेंट को तो इसका पता है ना कि मार्केट में चीजें चल रही हैं, तो फिर भी वो उन पे नजर क्यों नहीं रखती, उनको बंद क्यों नहीं करते कि क्यों चल रही हैं ऐसी चीजें? गवर्नमेंट रेगुलेशन ला रही है। बहुत सी अभी गेमिंग ऐप आपने देखी, बहुत सारी बैन हुई है। उसमें गेमिंग के स्टॉक भी थे, ड्रीम फोक्स करके और डेल्टा कॉप करके, बहुत लोग बहुत डाउन गए हैं। रीजन क्या है? गवर्नमेंट को भी टाइम लगता है चीजें करने में। गवर्नमेंट अवेयरनेस देगी, बट करने वाले तो खुद ही है ना जी। गवर्नमेंट हर एक के डीमेट अकाउंट तो नहीं रोक सकती जाके कि आप कैसे ट्रेड कर रहे हो या आप किससे टिप लेके कर रहे हो। आप टेलीग्राम में देख लो, इतने चैनल हैं, लोग टिप ट्रेड ले रहे हैं, लगातार ले रहे हैं। ओके। बट वो टिप के पीछे या ट्रेड के पीछे रीजन क्या है वो जानने की कोशिश नहीं करते कि फंडामेंटल क्या है, क्यों होना है, क्या चीज हमें करनी चाहिए। और गोल में 1-2 साल में ही लोग मार्केट से हार जाते हैं क्योंकि रिटर्न दिखता नहीं। अभी लास्ट ईयर निफ्टी ने कोई रिटर्न नहीं दिया, पूरा ईयर इंडेक्स फ्लैट था। बट लोग 1 साल को देख रहे हैं। आप 5 साल का होराइजन देखिए, आप 10 साल का होराइजन देखिए, आपको डिफरेंस पता लगेगा। बिल्कुल। सो अगर मैं बात करूं, लोग वही फिर से आ जाता है कि एक दिन में ही, एक रात के अंदर अंदर ही अमीर होना चाहते हैं कि ऐसे हो जाए। तो इसमें स्टॉक मार्केट में पेशेंस लेवल कितना इम्पोर्टेंट है? बहुत इम्पोर्टेंट है। जितना नॉलेज इम्पोर्टेंट है उतना ही पेशेंस लेवल इम्पोर्टेंट। क्योंकि आपको नहीं पता आपको अपॉर्चुनिटी कब मिलेगी। कोविड किसी को नहीं पता था कब आएगा, लेमन ब्रदर्स क्रैश किसी को नहीं पता था कब आएगा। सपोज अगर किसी ने कोविड से 1 हफ्ता पहले ही अगर किसी ने पोजीशन बनाई होगी, उसके लिए तो मार्केट वर्स्ट है। वो तो कहेगा मेरे खरीदते 40% गिर गया जी, तो मेरे को तो मार्केट ने बर्बाद कर दिया। बट अगर उसने 5 साल का ही होराइजन आज की डेट का ही रखा होता तो आज उसका पैसा 4 गुना था, 6,000 से 24,000 निफ्टी है। ओके। सो मैं बात करूं इन्वेस्टमेंट की, आपने बताया कि 2 कंपाउंड्स होते हैं, तो वो क्या कंपाउंड्स हैं और कैसे वर्क करते हैं? या तो आप देखिए लॉन्ग टर्म में चलिए, लॉन्ग टर्म में टाइम आप ज्यादा दीजिए, पैसा कम रखिए तो भी आपकी जो है वेल्थ क्रिएट होगी। या आप पैसा ज्यादा रखिए, टाइम कम दीजिए तो भी आपकी वेल्थ क्रिएट हो सकती है। बट आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि मैं कहाँ इन्वेस्ट कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ और उसका आउटपुट क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है। थोड़ी सी रिसर्च एनालिसिस जरूर होनी चाहिए। अभी इसी पे मैं एक बात कहूंगा, लोग SIPs कर रहे हैं। इंडिया में 24,000 करोड़ की SIP मंथली हो रही है आज की डेट में, लेकिन उसमें से बहुत कम लोग होंगे जिनको ये भी पता होगा हमारा म्यूचुअल फंड का मैनेजर कौन है। ओके। और कौन सी AMC में हमारा पैसा लग रहा है। सबने अपने ब्रोकर के थ्रू लगवाया होता है। AMC नहीं पता होगा, म्यूचुअल फंड का मैनेजर नहीं पता होगा, एक्सपेंस रेशियो नहीं पता होगा, क्या एक्सपेंस रेशियो है, NAV क्या है, वो अपने बेंचमार्क को बीट कर रहा है या नहीं कर रहा है, किस बेंचमार्क को सेट होके वो जो है म्यूचुअल फंड है। तो ये बेसिक चीजें हैं, ये आपको फ्री में अवेलेबल है। मनी कंट्रोल हो गया, स्क्रीनर हो गया, लोग देखते नहीं है जी। एटलीस्ट उनको अपना जहां पैसा लगा रहे हैं उतना तो पता होना चाहिए कि हम कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। बाद में क्योंकि मार्केट को बदनाम करने से अच्छा है कि खुद अवेयर रहो। सो अगर मैं बात करूं रिस्क की, तो कभी कभी ना काफी मोटिवेट भी होते हैं, चाहे इंस्टाग्राम पे हो जाए लोग, कि रिस्क लेना चाहिए, रिस्क लेना चाहिए, रिस्क लोगे तभी तो कामयाब होगे। तो मैं पूछना चाहती हूँ, किस हद तक रिस्क लेना चाहिए इस मार्केट में? रिस्क में इसमें 2 चीजें हैं। एक तो आपकी एक्टिव इनकम क्या है। सपोज आपकी एक्टिव इनकम एक 50,000 60,000 है या 1 लाख रुपए, तो आप 60,000 में से 10,000 रुपए अपना सेविंग रखो। आप हर महीने SIP करो या ETF परचेज करो। 15-20% सेविंग तो हमारे पेरेंट्स भी सिखाते हैं कि करो, शुरू से ये सिखाया जा रहा है। तो अगर उसी को ही आप मार्केट में लगा के रखो और 5 साल 10 साल 15 साल का होराइजन देखो तो कंपाउंडिंग की पावर बहुत ज्यादा है। 8th वंडर कहा जाता है कंपाउंडिंग को। वो इसीलिए कहा जाता है कि जब आप लंबा टाइम देते हैं तो बहुत अच्छी वेल्थ बनती है जी। सो अगर मैं देखूं आने वाले टाइम में, अगर हमने फ्यूचर इनसाइट्स देखने हो, तो कौन से 5 सेक्टर है यहाँ पे काफी ग्रोथ होगी आने वाले टाइम में? बेसिकली अगर हम 5 सेक्टर को देखें तो जो FMCG आप देखिए, FMCG कभी बंद नहीं हो सकता।
लोग राशन वगैरह डेली यूज करना कभी बंद नहीं कर सकते। हम्म ऑटोमोबाइल सेक्टर है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में लोगों की एस्पिरेशन बढ़ रही है, हम्म लोग 2 व्हीलर से 4 व्हीलर्स पे आ रहे हैं, तो ऑटोमोबाइल सेक्टर आपका बहुत चलेगा। हम्म अगेन आपका ट्रैवल एंड टूरिज्म वो बहुत चल रहा है। बैंकिंग सेक्टर, एनबीएफसीज हो गए या बैंक्स हो गए, क्योंकि बैंक्स के बिना कुछ भी आज की डेट में नहीं चल रहा। हम्म तो ये जो कुछ मेजर सेक्टर्स हैं ये बहुत प्ले रोल करते हैं हमारे। और एक इसमें रिन्यूएबल एनर्जी का सेक्टर भी है, ओके वो भी काफी ज्यादा जो है अभी बूम कर रहा है। रिन्यूएबल पे गवर्नमेंट का बहुत जोर है, डिफेंस पे गवर्नमेंट का बहुत जोर है। तो ये जो मेजर सेक्टर्स हैं ये आने वाले 4-5 साल में बहुत अच्छा रिटर्न देंगे। ओके। सो अगर मैं बात करूं अब रिटेल इन्वेस्टर की, तो जो रिटेल इन्वेस्टर है उसको सिर्फ ट्रेंड्स को फॉलो करना चाहिए या फिर उसको भी लॉन्ग टर्म विजन रखना चाहिए? पहली चीज, वो रिटेल इन्वेस्टर है या ट्रेडर है, लोगों को ना यही डिफरेंस नहीं पता लगता कि हम ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर हैं। ओके अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आप 10 साल से कम का आपका होराइजन हो ही नहीं सकता। ओके 5 से 10 साल आप लेंगे ही लेंगे किसी भी चीज को बिल्ड होने के लिए। और आप ट्रेडर हैं तो आप 1-2 महीने का विजन लेंगे। तो हर चीज का एक अलग पहलू होता है। आप ट्रेडर हैं तो आप एक अलग एस्पेक्ट में देखेंगे, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो अच्छा भी कर रहे हैं, एक स्टॉक लिया 2-3-5% रिटर्न बनाया, उसको स्टॉक को सेल कर दिया, तो वो 2-3 महीने 5-6 महीने ऐसे भी चलाते हैं। तो वो रिटेल ट्रेडर अच्छा भी कर रहे हैं कुछ लोग। सो अगर मैं बात करूं, अब थोड़ा सा चाहे हम देख लें कि हर किसी को होता है कि घर अपना बनाना बहुत जरूरी है आज के टाइम में, पर ये आप अगर देखो कि ये जो घर है वो लायबिलिटी है कि इन्वेस्टमेंट? ये मैं बड़ा आजकल डिबेट इस पे बहुत चल रहा है। Yes. और मेरा भी डिबेट काफी लोगों से इस चीज पे होता रहता है। जो इन्वेस्टमेंट है ना, वो मैं मानता हूँ सिर्फ लैंड को। आपने कहीं भी लैंड लिया है वो एक इन्वेस्टमेंट है। घर आप लो, सपोज आपके पास 1 करोड़ है, आप 20-30 लाख का घर, 50 लाख का भी घर ले लो, आपका जो लोन है ना, एसेट में इस चीज में मानता हूँ वो आपका ना इन्फ्लेशन को तो बीट करेगा, बट आपको वेल्थ या रिटर्न नहीं देगा। वो आपकी सेफ साइड है, वो एक इमोशनल डिसीजन होता है, वो फाइनेंशियल फ्री डिसीजन नहीं होता। अगर आपका लोन अमाउंट है 30-40% है, बाकी 60-70% आपने पे किया हुआ है, तो आप ठीक है, आपके लिए कोई लाइबिलिटी इतनी बड़ी नहीं है क्योंकि आप इतना अर्न कर रहे हो। बट आज की डेट में क्या होता है, लोग 1 करोड़ के फ्लैट की एस्पिरेशन है, 15 लाख दिया, 85 लाख का लोन ले लिया। तो अगर इतना बड़ा लोन लेंगे तो ईएमआई में दबे रह जाएंगे, तो वो आगे कहाँ इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे या कुछ प्लानिंग ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो बहुत बड़ी एक लाइबिलिटी हो जाती है। और अपने इंडिया में ना लाइबिलिटीज को सेलिब्रेट किया जाता है। अगर कोई गाड़ी लेके आएगा, लोग बहुत खुश होंगे, भाई गाड़ी लेके आया है। कोई घर लेगा नया, बहुत खुश होंगे, भाई घर ले। बट वो उसने लिया कैसे है, उसने गाड़ी लिया लोन पे, उसने घर लिया लोन पे, और यही किसी के पास 50 लाख का म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है ना, वो दिखेगा नहीं किसी को। लोग कहेंगे भाई घर वाला अच्छा यार, उसका घर है बढ़िया है, पोर्टफोलियो दिखेगा नहीं किसी को। तो ये एक डिबेटेबल है। बट लैंड को मैं इन्वेस्टमेंट मानता हूँ। आप कहीं भी लैंड लीजिए अच्छी जगह पे, तो लैंड आपकी इन्वेस्टमेंट गिनी जाती है। लैंड बहुत अच्छा रिटर्न देता है। बट उसमें भी लोग आजकल लैंड में भी क्या करते हैं, 3 साल 2 साल में सोचते हैं कि लैंड 10 साल कम से कम जो है लैंड का भी होराइजन होता है। ओके जो अच्छा एक रिटर्न लेना आपने, तो 10 साल कम से कम होराइजन रखेंगे तो आपको बेस्ट रिटर्न मिलते हैं, जो आप वेल्थ क्रिएट करने वाले रिटर्न होते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। बिल्कुल। सो अगर मैं अब, जैसे हमने घर के बारे में बात की प्रॉपर, है ना, तो अब बात है हमारी हेल्थ को लेके, और हेल्थ से जुड़ा है हेल्थ इंश्योरेंस। तो अक्सर लोग तब हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं जब वो बीमार पड़ते हैं, 90% लोग। तो ये इनको कैसे करेक्ट करेंगे आप? अवेयरनेस, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस ऐसी चीज है जो इन्वेस्टमेंट से भी पहले, जो हम बात करते हैं ना, लोग SIPs करते हैं या जो मार्केट में आना चाहते हैं, जो लाइफ की पहली इन्वेस्टमेंट होती है ना, वो इंश्योरेंस है जी। क्योंकि जब तक आपने अपने आप को प्रोटेक्ट ही नहीं किया तो आप रिस्क कैसे ले पाएंगे। रिस्क लेने के लिए आपको प्रोटेक्शन चाहिए। आपने 15 लाख की वेल्थ बनाई, आपने मार्केट में कॉर्पस बनाया, आपने फंड जोड़ा, एक हेल्थ इमरजेंसी आई, आपका 15 लाख चला गया, आप सारा मेहनत और सब कुछ फेल आपका। बिल्कुल। तो हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म जो है वो सबसे बेसिक इन्वेस्टमेंट है, पार्ट ऑफ द लाइफ है। उसको ना लोग कॉस्ट ऑफ एक्सपेंस में ही लेना चाहिए। जैसे हमें हर चीज जरूरी है, वो भी जरूरी है हमारे लिए। उसको लोग लग्जरी की तरह लेते हैं, उसको लोग नेग्लिजेंस लेते हैं कि हमें थोड़ी कुछ हो रहा है, पड़ोसी को होगा, पर आप भी तो किसी के पड़ोसी हो। वही नीड नहीं समझते कि आज के टाइम वो नीड बन चुकी है। वही आईफोन की उनके पास होगी इंश्योरेंस, आईफोन की होगी, व्हीकल की होगी, हर चीज की होगी, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस नहीं।
इंडिया में मेडिकल इन्फ्लेशन 14% से बढ़ रहा है। जो नॉर्मल इन्फ्लेशन है 7 मेडिकल इन्फ्लेशन 14% से बढ़ रहा है, तो कैसे कवर अप करेंगे एक्सपेंसेस को? यस। एक नॉर्मल सर्जरी 4-5 लाख रुपए आराम से चार्ज हो जाते हैं, तो कैसे कोई कवर करेगा? अपनी सेविंग्स ही खत्म करनी पड़ेंगी उसको। बिल्कुल। सो अगर मैं हेल्थ इंश्योरेंस की ही बात करूं तो कौन से पैरामीटर्स है जिनका ध्यान रखना चाहिए कोई भी पॉलिसी लेने से पहले? सबसे पहले तो जो भी आप ब्रांड की ले रहे हो उसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो, ओके। कि वो कितने क्लेम्स जो है डिलीवर करवा रहा है, उसका कैशलेस नेटवर्क कितना बड़ा है हॉस्पिटल्स की चेन के साथ। आपको रिस्टोरेशन बेनिफिट उसमें जरूर लेना चाहिए, कि ये नहीं हुआ आपने 10 लाख की पॉलिसी ली, एक ही बार ट्रीटमेंट लिया, आपका साल का प्रीमियम ही खत्म हो गया। ओके। उसमें आपका रूम रेंट की कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए। अगर आप रूम रेंट लिमिट ले रहे हैं, आपको रूम मिल रहा है 10,000 का, आपकी लिमिट है 5,000, तो ऑब्वियस है आपको ही पे करना पड़ेगा। और एक सबसे इम्पोर्टेंट होता है कोपे। ओके। ये लोग बहुत नेग्लिजेंस कर जाते हैं, बट ये कोपे बहुत तंग करने वाली चीज होती है। क्या होता है इसमें? क्या होता है कि आपने इंश्योरेंस का प्रीमियम सस्ता ले लिया, आपने इंश्योरर को कहा कि आप मेरे को ना जो चीज आप 15,000 की दे रहे हो, आप मेरे को 12,000 की दे दो, और जब कोई मेडिकल एक्सपेंस आएगा 80% आप दे देना, 20% मैं दे दूंगा। बट आपको क्यों देना है 20%? आपको कोपे करना ही क्यों है? वो 2-3 हजार बचाने के लिए, बट जब आपका बिल आएगा 20 लाख में से, तो कोपे आपको 5 लाख देना पड़ जाएगा। ओके। तो ये 3-4 पॉइंट्स जो है ये बड़े मेजर है, ये बेसिक है, ये होने ही चाहिए। ठीक है। सो काफी लोग कह देते हैं कि जो कंपनी वो क्लेम नहीं देती, तो ये मिथ है कि सच में नहीं देते? मैम, क्लेम का इशू आता है बहुत सारी जगह ऐसा जहां पे हमने या तो पॉलिसी प्रॉपर पढ़ी नहीं है, या हमने चीजें डिक्लेयर नहीं करी है। सपोज कोई स्मोक करता है, उसने डिक्लेयर ही नहीं करा हुआ कि मैं स्मोक करता हूँ, तो जब उसका क्लेम आएगा तो कहीं ना कहीं वो चीज क्लियर होएगी मेडिकल हिस्ट्री में कि स्मोक था, तो कंपनी वहां पे इशू उठाएगी। कंपनी को तो चाहिए कि हमें क्लैरिटी जब तक नहीं है ना, तो हम मौका ढूंढे कहाँ पे हम अपनी सेफ साइड रखें। अब वहां गलती इंश्योरर की है कि उसने नहीं किया। ड्रिंकिंग बहुत कॉमन हो चुकी है, लोग नहीं बताते हैं ड्रिंकिंग का। डायबिटिक लोग नहीं बताते हैं। मेडिकल हिस्ट्री बतानी बहुत जरूरी होती है। तो ये बेसिक चीजें हैं, इसको डिस्क्लोज करके ही हमें पॉलिसी लेनी चाहिए। ओके। और पॉलिसी के साथ सबसे बड़ी चीज लोग नहीं ध्यान देते, 30 डेज का फ्री लुकअप पीरियड होता है। आप देखो पॉलिसी को, समझो, अगर आपको कोई पॉइंट्स नहीं पसंद है, आपको चेंजेस करने, आप कर सकते हो। ओके। बट पॉलिसी नहीं पढ़ते लोग। पढ़ेंगे तो बात है, वो इतनी बड़ी बुकलेट आती है, वो पढ़ने का टाइम नहीं लगता। मतलब उसे इग्नोर ही कर देते हैं। सो मैं बात करूँ टर्म इंश्योरेंस की, तो इसको भी काफी लोग इग्नोर कर देते हैं, तो ये बेसिकली होता क्या है? टर्म इंश्योरेंस में बेसिकली है कि आपने अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर लिया। सपोज आप ब्रेड बटर अर्नर हो, फैमिली में हम अर्निंग कर रहे हैं, हमें कुछ भी हो जाए एट ए टाइम, या किसी को भी कुछ हो जाए, पता नहीं है, लाइफ इज अनसर्टेन, तो पीछे से क्या होगा? सपोज आपके डेट्स है, कोई 15-20 लाख रुपए के हैं आपके डेट्स हैं, आपने कोई फैमिली गोल बनाए हुए हैं बच्चों के एजुकेशन के लिए, वो आपके 15-20 लाख के गोल्स है, कोई मैरिज है, या मंथली फैमिली को एक सर्वाइवल के लिए खर्चा चाहिए ही होता है 60-70 हजार 50 हजार, जो आज का बेसिक नीड है, तो वो कैसे पूरा होगा अगर एकदम आपको कोई भी मिस हैपनिंग होगी? तो वो टर्म इंश्योरेंस आपको प्रोटेक्शन देता है, एक छोटा सा अमाउंट पे करके आप लॉन्ग रन में प्रोटेक्शन ले रहे हो। आपको क्या इशू है? यस। 80 to 85 ईयर्स तक आप लो प्रोटेक्शन, अगर आप चल रहे हो फैमिली के साथ तो बहुत अच्छा है, बट ठीक है, पैसा आपका लॉस नहीं कवर करता, बट फैमिली को बैकसेट तो नहीं करता ना कहीं पे, लाइबिलिटीज नहीं खड़ी होती, लाइबिलिटीज बहुत अवॉइड हो जाती है। सो फिर मैं इसी के बारे में बात करूं टर्म इंश्योरेंस के रिगार्डिंग, तो कौन से इसमें पैरामीटर्स हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए? इसमें मैम सेम कुछ पैरामीटर तो हेल्थ वाले ही आते हैं, जैसे क्लेम सेटलमेंट रेशियो, बट इसमें क्या है, क्लेम सेटलमेंट रेशियो के साथ हमें सोल्वेंसी रेशियो भी देखना जरूरी होता है कंपनी का। कंपनी के पास कितनी जल्दी कंपनी आपका क्लेम सेटल कर रही है, कितने डेज में कर रही है, कितनी नंबर ऑफ कंप्लेंट्स हैं। वैसे जो अब तो जो बड़े ब्रांड्स है उसमें यह है कि 10,000 में 2-3 कंप्लेंट्स ही होती है, इससे ज्यादा आती नहीं है ब्रांड में। क्रिटिकल इलनेस राइडर, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट होता है कि क्रिटिकल इलनेस का आपको राइडर लेना जरूरी होता है। सपोज आपको डेथ नहीं हुई, आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम होगी कि आप 1 साल काम नहीं कर सकते, देन क्या करेंगे? तो क्रिटिकल इलनेस राइडर में क्या होता है, कंपनी एक आपको लमसम अमाउंट दे देती है और आपका प्रीमियम भी नहीं देना होता। वो भी एक राइडर होता है, प्रीमियम वेवर राइडर, क्रिटिकल इलनेस प्रीमियम वेवर राइडर। तो उसमें भी क्या होता है कि अगर कोई इलनेस हुई, आपको प्रीमियम नहीं पे करना, एक लमसम अमाउंट कंपनी आपको कुछ टाइम के लिए दे देती है कि आप इतना टाइम अब इलनेस है तो आप, तो ये जो बेसिक पॉइंट्स है ये बड़े जरूरी होते हैं जी। सो अगर मैं बात करूं, अगर कोई बिगनर आपके पास आए और वो आपसे एडवाइस ले कि मैं कैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर सकता हूं, तो कुछ मेरे को टिप्स दो
जो कि हर कोई पूछता है, मुझे टिप्स चाहिए, तो आप उनको कैसे गाइड करेंगे? मैम टिप्स नहीं होता, बेसिकली क्या होता है कि दो चीजें होती हैं। एक है कि एक पर्सन के पास एक कॉर्पस इकट्ठा है, फंड है, उसके पास 1 CR है, 2 CR है, तो उसका एक मैनेजमेंट का अलग पार्ट होता है। और एक है जो सैलरीड है या अभी अर्निंग कर रहा है। जो सैलरीड अर्निंग कर रहा है उसको तो सिंपल सा है कि आप म्यूचुअल फंड में या ETFs में आप अपना थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ते जाओ लॉन्ग टर्म के लिए। एक फिक्स अमाउंट बना लो। आप 50,000 कमा रहे हो, आप 5,000 10,000 जितना मैक्सिमम हो सकता है अपना आप उसमें डालो रेगुलर। 5 साल 10 साल का 20 साल का होराइजन लो और उसमें रिजल्ट देखो कितना अच्छा। अगेन बात आ गई किसी के पास कॉर्पस है, तो कॉर्पस वाले को ना बेसिकली हम मानते हैं कि एक वेल एंड बकेट स्ट्रेटजी हम मानते हैं, उसमें पैसा लगाना चाहिए। कि उसके पास एक वेल है तो उसको बकेट वाइज पैसा जो है एलोकेट करना चाहिए। सबसे पहले उसको कुछ पैसा अपना FD और सेविंग्स, जो हम मना करते हैं बट इमरजेंसी फंड हमेशा होना चाहिए जो कि लिक्विड हो, तो अपना कुछ पैसा उसको उसमें डालना चाहिए। 5 से 7% डाल ले बहुत होता है। 15 से 20% पैसा वो डाले कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में, जहां की रिटर्न होता है 9 से 12% के आसपास का होता है। FD से हायर हो गया, इन्फ्लेशन को बीट किया, और सेफ कॉर्पोरेट बॉन्ड्स आर सेफ, गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। देन कुछ पैसा वो डाले अपना लार्ज कैप में, 15 से 20% में। लार्ज कैप क्या है, जो निफ्टी, अगेन हम बात करते हैं टॉप इंडिया की कंपनीज, तो अगर कुछ अप डाउन भी होता है तो उनमें बहुत कम अप डाउन होता है, वो एक सेफ एसेट की तरह ही गिने जाते हैं। 15 से 20% पैसा उसमें डालना चाहिए उसको। देन आ गया आपका गोल्ड, सिल्वर, कॉमोडिटी। गोल्ड ऐसा मेटल है जिसकी शाइन कभी कम नहीं होती, तो गोल्ड में भी कुछ ना कुछ पैसा जरूर डालना चाहिए। देन आता है हमारा मिड कैप और स्मॉल कैप सेक्टर, तो उसको अपने 10 से 15% जो है हमारा मिड कैप और स्मॉल कैप में भी डालना चाहिए। उसका रीजन क्या होता है, जब तक उसका ये पैसे रिटर्न निकलेगा या ये पैसा वो यूज भी कर रहा है, जैसे उसने क्या करा, इनिशियली FD का पैसा यूज करने लग गया, FD का इंटरेस्ट का, लार्ज कैप बढ़ रहा है, पीछे की एसेट्स उसकी बढ़ रही हैं, तो इतने में और कॉर्पस तैयार हो जाएगा। तो जो उसका मिड कैप और स्मॉल कैप होता है ना, वो 15 से 20 साल में अगेन उतना ही वेल बन जाएगा जितना उसने स्टार्ट किया था। बट होराइजन शुड बी 15 to 20 ईयर्स, अच्छा लंबा। और 5-1% रिस्की एसेट्स में भी डाल देना चाहिए, क्रिप्टो जैसे में। क्योंकि 2008 से देखो क्रिप्टो डिसेंट्रलाइज चल रहा है, तो इट मीन्स ऐसा तो है नहीं कि कुछ बिल्कुल ही फ्रॉड है, बट उसकी वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, तो उसमें आप 4 से 5% डाल दो नॉन रिस्क में। क्या, क्योंकि वो अगर बढ़ेगा भी तो वो इतना बढ़ेगा कि वो कवर अप कर जाएगा, और अगर 5% आपका चला भी गया तो आपका 95% पोर्टफोलियो आपके पास है, उससे फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल। सो अगर मैं बात करूं, आज के टाइम में काफी लोगों का क्लेम रहता है कि जो जितने भी चाहे शेयर मार्केट है, ट्रेडिंग हो गई, तो इसमें ज्यादातर लोग क्या है, 90% लोग जो होते हैं वो कोर्स बेचते हैं, उससे पैसा कमा रहे हैं, खुद ट्रेड नहीं करते, और बाकी 10% है जो इसमें असल में ट्रेड करते हैं। तो कहते हैं कि असली कमाई तो कोर्स से हो रही है। ऐसा नहीं है, अगर वो कोर्स बेच भी रहा है ना, तो पहले उसने ट्रेडिंग के लिए पढ़ा है तभी बेच पा रहा है, ट्रेडिंग करी होगी तभी बेच पा रहा है। और कोर्स जो ले रहा है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो देखे कोर्स में क्या सीख रहा है, सामने वाले ने कितना ट्रेडिंग में प्रॉफिट किया है या क्या है। और कोर्स बेचने को मैं गलत नहीं मानता। कोर्स क्या है, मेरे को 4 साल लगे मैं यूट्यूब से पढ़ने में, सारा कुछ सीखा, धीरे धीरे डेवलप हुआ। यही मैंने एक अच्छा कोर्स किया होता तो मेरे को वो चीजें 2 दिन 5 दिन 10 दिन में सीख लेते। हमारी MBA आप यूट्यूब से भी सारा पढ़ लो, डाटा तो सब मिलेगा, बट 1 साल के MBA की फीस चार्ज करते हैं लोग, यूनिवर्सिटीज चार्ज करती हैं। तो कोर्स सेलिंग भी गलत नहीं है, बट आप उस कोर्स से लर्निंग क्या ले रहे हो, या आप जिससे कोर्स ले रहे हो उसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल क्या है, उसकी प्रीवियस हिस्ट्री क्या है, ये चीजें पता होनी चाहिए। कोर्स जो बेच रहा है वो सीख के ही बेच रहा होगा, ऐसे वो बेच भी नहीं सकता, उसको जब पता ही नहीं होगा तो क्या सिखाएगा। मैं भी सेमिनार्स अटेंड करता हूँ, मैं खुद भी वर्कशॉप्स में जाता हूँ। अभी रिसेंटली मैं दिल्ली वर्कशॉप में गया हुआ था, तो वो पेड थी, मैंने खुद पे करके अटेंड किया। तो लर्निंग तो कहीं भी खत्म नहीं होती, क्या पता कौन सी लर्निंग कहाँ से मिल जाए। मार्केट एक ऐसा दरिया है जिसमें रोज आपकी लर्निंग है, रोज आप एक नई चीज सीखोगे, और जो हमें नहीं पता होगी बिगिनिंग, चाहे हम 5 साल से इसमें हैं, रोज अप एंड डाउन आएंगे। बिल्कुल। ओके, सो लास्ट में आप कोई एडवाइस देना चाहो? लास्ट में मैं एडवाइस ये कि लोगों को थोड़ा सा अवेयर होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट को इतना नेगेटिविटी से नहीं देखना चाहिए। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, अपना इंश्योरेंस प्रोटेक्शन लेके चलना चाहिए। ये चीजें जो बेसिक है ना, ये वेल्थ क्रिएट करती है फ्रॉम द लॉन्ग टर्म। अगर आप मेंटली फ्री हैं, आप डेट फ्री हैं, आप लोन्स में नहीं है इतना, इनिशियली हम लोन, मेरी सबसे बड़ा रिग्रेट है, मैंने इनिशियली जब मेरे पास कैपिटल थी मैंने उसको बहुत लॉस किया।
तब मुझे पता नहीं था मुझे कैपिटल लगानी कहाँ है। ओके। तो अब अवेयरनेस है, अब लोगों को पता है कि हमें कहाँ लगानी चाहिए। तो आपको डेट फ्री रह के इंश्योरेंस लेके प्रोटेक्शन लेने के बाद अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी जरूर स्टार्ट करनी चाहिए। बेसिक करिए, आप 1000 से करिए, 2000 से करिए, 5000 मैटर नहीं करता, बट यू शुड बी सेविंग आफ्टर योर इमरजेंसी फंड। सो सर, अगर हम बात करें, जैसे आपने बताया था कि पिछले साल जो निफ्टी है वो डाउन गया था, राइट? तो आने वाले टाइम में, जैसे अभी अगला साल है, तो क्या सिनेरियो रह सकता है? आने वाले 5 सालों में क्या सिनेरियो रह सकता है? निफ्टी डाउन भी नहीं हम कह सकते, एट पार रहा था। इस साल निफ्टी ने कोई रिटर्न नहीं दिया, जबकि मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स बहुत गिरे हैं। आने वाले 5 साल का होराइजन ये है कि निफ्टी हर 5 साल में जो है ऑलमोस्ट डबल होता ही होता है। वो एक साल नहीं रिटर्न देगा तो नेक्स्ट ईयर ज्यादा देगा। ओके। और हर 10 साल में निफ्टी सेंसेक्स बन जाता है, ये भी हिस्ट्री है। तो आप बेफिक्र होके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ट्रेड, निफ्टी, एक्सचेंजेस, ETF ये बहुत सेफ होते हैं। सिर्फ होराइजन क्या होता है कि इनमें फ्लक्चुएशन होती है, तो आपको वो पैसा लगाना चाहिए जो आपका इमरजेंसी फंड नहीं। आप इमरजेंसी फंड लगाएंगे, एट ए टाइम आपको निकालना पड़ेगा, वो इशू होता है। एल्स आपको नेक्स्ट ईयर की भी अच्छा आउटलुक है, निफ्टी का आउटलुक है कि 12-15% रिटर्न निफ्टी दे सकता है। तो नेक्स्ट दिवाली तक होप्स को अच्छा रिटर्न आएगा मार्केट में जरूर। सो अगर मैं बात करूं, अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट प्लानिंग लेनी हो, उसकी गाइडेंस आपसे प्रॉपर, तो कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर ले, हमारा पेज है फाइनेंस बाय आरवी, या नंबर आप स्क्रीन पे दे देना, उस पर कनेक्ट कर ले। व्हाट्सएप पे जो भी है क्वेरी हम रिजॉल्व कर देंगे किसी की भी। जी। सो बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके। धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच।